अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानियाल है और मैं द मॉडर्न हॉस्पिटल में बतौर साइकोलॉजिस्ट अपनी खिदमत सर अंजाम देता हूँ। मैं आज के जो हमारा टॉपिक है वो है ऑटिज़म। हम आज ऑटिज़म के बारे में बात करेंगे। ऑटिज़म बेसिकली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का मतलब ये है आसान अल्फाज में कि दिमाग की जो वायरिंग्स हैं, इसके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, सो उसमें लैकिंग आ रही होती है, यानी कि जो हमारे केमिकल सिक्रीशंस हैं वो एट टाइम्स उनके रिस्पॉन्सेस डिले होते हैं। अच्छा, अब ये होता क्यों है? ये इसकी दो वजूहात हैं। फर्स्टली ये जेनेटिकली भी हो सकता है और दूसरा कि इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जिसमें मेनली कि अगर लेट प्रेगनेंसीज़ या अगर किसी कपल ने लेट कंसीव किया है तो वो अभी तक की रिसर्च के मुताबिक एक बहुत अहम फैक्टर है जो सामने आ रहा है। और दूसरा कि जो फैमिलीज़ न्यूक्लियर फैमिली सेटअप के अंदर रहती हैं और उनमें जो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, यानी कि सोशल इंटरेक्शन, इंसानों के साथ इंटरेक्शन कम है, तो उनमें ये चीज़ उन बच्चों में ज़्यादा आ रही होती है कि वो पब्लिक के साथ या लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में लैक कर रहे होते हैं। तो इसमें सिम्टम्स हैं। बेसिकली सिम्टम्स क्या क्या आते हैं इनके अंदर कि एट टाइम्स ऐसा होता है कि कुछ बच्चों में स्पीच डिले भी आ रही होती है ऑटिज़म के साथ। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये वाकई इसमें स्पीच डिले हो, बट कुछ में हो सकती है। साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं इसमें पुअर आई कांटेक्ट होता है। ये बच्चे आई कांटेक्ट प्रॉपर्ली नहीं मेंटेन कर पाते। आप आवाज़ भी देते रहेंगे या आपकी तरफ नहीं देखेंगे। जैसे कि आम तौर पे एक नॉर्मल बच्चा, आप जैसे ही उसको आवाज़ देते हैं कि अली बेटा यहाँ देखो, तो वो एकदम से आपकी तरफ मुतवज्जो होता है। ऑटिज़म से रिलेटेड बच्चे आपकी तरफ मुतवज्जो नहीं होते। सेकेंडली इनमें सेंसरी इश्यूज़ होते हैं। सेंसरी इश्यूज़ यानी हाइपर सेंसिटिविटी और हाइपो सेंसिटिविटी। जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब है कि अगर आप इस बच्चे को हाथ लगा रहे हैं, उसके सर पे आपने हाथ लगाया है या आप उसको टच कर रहे हैं कंधे पे, तो वो एकदम इरिटेट हो जाता है। और हाइपो सेंसिटिविटी कि आप उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप उसको तंग कर रहे हैं, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो आपकी तरफ ना तो मुतवज्जह होगा और ना ही आपको झटकेगा और ना ही आपको वो मना करेगा। जो अक्सर पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे होते हैं कि शुरू के 1 साल के अंदर बच्चे की स्पीच प्रॉपर होती है और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है कि 2 साल तक के पीरियड के अंदर उसने वो जो चीज़ें लर्न की हुई होती हैं वो अर्न लर्निंग फेसेस के अंदर चला जाता है, जिसको हम रिग्रेशन कहते हैं। रिग्रेशन मींस कि अब जो बच्चा ABCD बोल रहा था, इवन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे कोई कलमा भी पढ़ना अपनी कच्ची ज़ुबान में शुरू करता है, बट वो चीज़ें दोबारा से अर्न लर्निंग फेज़ में चली जाती हैं कि वो अपनी बैबलिंग की तरफ। बैबलिंग मींस के एक ही वर्ड को दोबारा अपनी ज़ुबान में रिपीट करना, जैसे बा 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 डा 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 डा, इस तरीके से वो रिपीट करता है। और ये रिपीटेशन और स्टेरियोटिपिकल रिपीटेशन जिसको हम कहते हैं कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना, वो ज़्यादा होती है इन बच्चों में। इस तरीके से बिहेवियरल की भी अगर हम बात करें कि बिहेवियर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो उसमें ये बच्चे जो हैं एक ही चीज़ की लाइन यानी एक लाइन के अंदर उनको स्टैकिंग कर रहे होते हैं। जैसे कि जूते हैं, चप्पल हैं, इनकी एक पूरी कतार बना के रखेंगे। कोई भी इनके पास टॉयज़ हैं, खिलौने हैं, चाहे वो ब्लॉक्स की सूरत में हो, गाड़ियों की सूरत में हो, कुछ भी, सो उसकी वो पूरी प्रॉपर कतार बना के रखते हैं। ठीक है, सो अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं सो हमें थोड़ा इन बच्चों की तरफ मुतवज्जा होने की ज़रूरत आती है। अब इसकी ट्रीटमेंट्स क्या क्या है? अगर हम बात करते हैं कि कोई बिहेवियरल सिम्टम्स आ रहे होते हैं, बिहेवियरल सिम्टम्स के अंदर जैसे कि बच्चा इरिटेट हो रहा है, आपकी तरफ मुतवज्जा नहीं हो रहा, सो हमें उसकी बिहेवियरल ट्रीटमेंट करनी होती है, जिसके लिए ABA की टेक्निक्स होती हैं, अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस उसको कहते हैं। सो वो जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करता है। पहले उसकी असेसमेंट होती है जो कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है और उसके बाद इसकी ABA की ट्रीटमेंट्स होती हैं। साथ ही साथ अगर उस बच्चे के अंदर सेंसरी इश्यूज़ भी आ रहे हैं, सो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपीज़ जो हैं वो भी अप्लाई की जाती हैं। साथ ही साथ अगर बच्चे में स्पीच का इशू है तो वो स्पीच थेरेपिस्ट काम करता है और उसके जो उसकी डेली लाइफ रूटीन के अंदर उसके जो ऑक्यूपेशनल रूटीन्स हैं, अगर उसके अंदर कुछ मसला आ रहा है तो उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी एट टाइम्स रिक्वायर्ड होता है। सो ऐसे बच्चे नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ काफ़ी हद तक आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके बच्चे में इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप मुझसे द मॉडर्न हॉस्पिटल में कंसल्ट कर सकते हैं। मैं मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे से लेके रात 11 बजे तक यहाँ पे मौजूद होता हूँ। थैंक यू सो मच।